Hello friends, welcome back once again in the video lecture series of System Software. Today I am going to teach you exact working principle of System Software. Actually last वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, ट्रांसलेटर का काम होता है. दैट मीन्स ये आपके सोर्स प्रोग्राम को टारगेट प्रोग्राम में चेंज करता है, राइट? ये आपको टारगेट प्रोग्राम में चेंज करता है. यहाँ एसपी का मतलब सोर्स प्रोग्राम है और टीटी का मतलब टारगेट प्रोग्राम है. और यहाँ मैंने यहाँ पर लिख लिया मैंने एसएस, राइट? दैट इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि आपका ट्रांसलेटर का काम करता है, राइट? फाइन. तो अभी तक हम लोग क्या सोचते हैं या हम लोगों का क्या परसेप्शन है कि भाई सोर्स प्रोग्राम हुआ और सोर्स प्रोग्राम को हम लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं. कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने के बाद उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है और कंपाइलर कंपाइल करने के बाद आपको टारगेट प्रोग्राम दे देता है. ऐसा नहीं है, राइट? ये बात सही है कि ये आपका एज ए इनपुट माना जाता है. सोर्स प्रोग्राम को इनपुट मानते हैं और हमारा टारगेट प्रोग्राम हमारा आउटपुट होता है, जो आपका किसमें दिखता है, आउटपुट एज अ स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है. लेकिन इस सिस्टम सॉफ्टवेयर से सोर्स प्रोग्राम से टारगेट प्रोग्राम तक का जो ट्रांसलेशन होता है उसमें सिस्टम प्रोग्राम्स के कई कंपोनेंट्स इसमें रोल प्ले करते हैं. और वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्टार्ट होता है आपका कंपाइलर, असेंबलर, उसके बाद लिंकर और उसके बाद लोडर. तब जाकर के हमें जो टारगेट है, टारगेट प्रोग्राम एज ए आउटपुट हमें मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है. तो इस पिक्चर को समझने के पहले कुछ इस चीज के बारे में थोड़ा सा और हम लोग ब्रीफ डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि बेसिकली ये किस तरीके से काम करता है, राइट? सो लेट्स टेक वन एग्जांपल, दैट इज योर सोर्स प्रोग्राम में हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं सम डॉट सीपीपी का, राइट? ओके. और हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और यहां पर हम लिखते हैं सपोज हैश इंक्लूड str.h, राइट? हैश इंक्लूड conio.h, राइट? और सपोज sum.cpp को छोड़ करके एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेते हैं जैसे hello.cpp, राइट? और तब हम लोग लिखते हैं मेन, एक छोटा सा लिख लिया हम लोगों ने printf दैट इज हेलो और इसको हमने एग्जीक्यूट करा दिया, राइट? अब इसको देखिए कि इस एग्जांपल के थ्रू में कैसे मैं आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली इसका प्रोसेसिंग होता है, वर्किंग कैसे होता है, राइट? तो hello.cpp को हम लोग सबसे पहले जब हम लोग कंपाइल करने के लिए जाते हैं या कभी हम लोग कभी इसको जब हम लोग सी या सी प्लस प्लस में लिखते हैं और जब हम लोग जब कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के पहले इसकी प्री प्रोसेसिंग होती है, राइट? अब प्री प्रोसेसिंग क्या होती है? आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी प्रोग्राम को जो आपने सी या सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है अगर आप उसको कंपाइल करते हैं तो करीबन आपको देता है, क्या लिखता है, हाउ मच लाइन्स ऑफ कोड इज कंपाइल्ड. सपोज 235 लाइन्स ऑफ कोड्स आर कंपाइल्ड. अब आप सोच रहे होंगे कि आपके जो प्रोग्राम में कितने लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6 और चलिए एक इसको 7 मान लेते हैं. हमने तो सिर्फ 7 लाइन्स को कंपाइल किया, लेकिन ये 7 लाइन्स के बदले ये 235 लाइन्स कहां से कंपाइल हो गया? तो उसकी वजह ये है कि हम लोग जो भी चीज यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स या जो भी फंक्शंस यूज करते हैं, से फॉर एग्जांपल आपका होगा printf हो गया या getch हो गया और भी चीजें होती है, scr होती हैं. तो इन सब जो प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करने के पहले हमें हेडर फाइल्स को हमें इंक्लूड करना पड़ता है. तो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, इन लोगों का हमें इंक्लूजन होना होता है, इन हेडर फाइल्स को हमें इंक्लूड करना होता है. इसलिए प्री प्रोसेसिंग को हम लोग कहते हैं यहाँ पे इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल्स.
राइट। यानी किसी भी सोर्स प्रोग्राम को लिखने के पहले उसमें आपको हेडर फाइल्स का इंक्लूड होना जरूरी है, तभी वो आपकी ये सारी चीजें प्रिंटफ है या स्कैनफ है या clrlcr है, getch है या getS है या putS है, इस तरह की चीजों को या इनपुट है या कुछ आउटपुट है, तो ये कैसे समझ में आएगा जब तक से कि ये फाइल्स आपके इंक्लूड नहीं होंगे, राइट। इसके अलावा अब बात आती है कि आखिर ये 235 लाइन्स ऑफ कोड कहां से आते हैं, राइट। सो इस getch की वैलिडिटी या ये getch या ये printf हम लोग करेक्टली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कौन बताता है? ये कंपाइलर तो हमें बताते हैं, लेकिन किसके माध्यम से बताते हैं? ये बताते हैं हमारे इन हेडर फाइल्स के थ्रू कि हम लोग जो भी चीज हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो हम लोग करेक्टली यूज कर रहे हैं, यानी कि इसके कंपाइलेशन के पहले हमारे इसकी प्रोसेसिंग होना जरूरी है। और इसीलिए टोटल लाइन ऑफ कोड जो होते हैं वो आपका 7 से जितने भी आपके लाइन ऑफ कोड हैं उससे कई गुना ज्यादा बेहतर, कई गुना ज्यादा आपको शो होता है। तो दैट इज व्हाट कि बेसिकली प्री प्रोसेसिंग में आपकी सारी चीजों का प्री प्रोसेसिंग होता है, और उसके बाद आफ्टर प्री प्रोसेसिंग इट इज नोन एज योर मॉडिफाइड एसपी। व्हाट इज एसपी? एसपी इज नथिंग बट योर सोर्स प्रोग्राम, राइट। और सोर्स प्रोग्राम, मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम में बनने के बाद ही कंपाइलर यहाँ पे आकर के ये कंपाइल करता है, राइट। अभी तक हम लोगों का परसेप्शन था कि यार कंपाइलर ने कंपाइल किया और हमें आउटपुट मिल गया, नहीं, ये हमारा यहाँ आउटपुट नहीं मिलता है। एक्चुअली कंपाइलर इसको सोर्स प्रोग्राम को एज ए इनपुट, इस मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम को एज ए इनपुट लेता है और एज ए आउटपुट हमें टारगेट असेंबली प्रोग्राम देता है। टारगेट असेंबली प्रोग्राम को एक और चीज कहते हैं, टारगेट असेंबली कोड भी कहते हैं कभी कभी। सो किसी बुक में आपको टारगेट असेंबली प्रोग्राम लिखा होगा या कभी कभी आपको टारगेट असेंबली कोड लिखा रहेगा, दोनों ही बिल्कुल सेम, राइट। सो देन क्या होता है कि असेंबलर इसको टारगेट असेंबली कोड को फिर एज ए इनपुट लेता है, राइट, एज ए इनपुट लेता है। ये याद रखिए कि असेंबलर के लिए ये सोर्स प्रोग्राम कहलाएगा और ये इसके लिए टारगेट प्रोग्राम कहलाएगा। इसी तरीके से कंपाइलर के लिए मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम उसका सोर्स प्रोग्राम होगा, और कंपाइलर टारगेट असेंबली प्रोग्राम या टारगेट असेंबली कोड जो है वो कंपाइलर का एज ए आउटपुट होगा या टारगेट प्रोग्राम होगा। इसी तरीके से लिंकर और लोडर की भी अगर बात किया जाए तो लिंकर के लिए आपका सोर्स प्रोग्राम क्या होगा? रिलोकेटेबल मशीन कोड होगा, राइट। और रिलोकेटेबल मशीन कोड को जब हम ट्रांसलेट करेंगे लिंकर के थ्रू, तो वो हमारा किस चीज में हमारा चेंज होगा? हमारा मशीन कोड में चेंज होगा। सो देन अगेन मशीन कोड विल बी ट्रीटेड एज सोर्स प्रोग्राम फॉर लोडर एंड टारगेट मशीन कोड विल बी व्हाट? एज ए टारगेट प्रोग्राम ऑफ लोडर। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी आपके यहाँ पे जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके हैं, चाहे वो कंपाइलर हो, चाहे वो असेंबलर हो, चाहे हम लोग लिंकर हो, चाहे हम लोगों का लोडर हो, इनके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं और अलग अलग फंक्शन में जो ये लोग जो इनपुट जो लेते हैं, इनपुट्स तो ये हुए और आउटपुट भी ये है, ये उन इनपुट्स को हम लोग सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, करेक्ट, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर सोर्स प्रोग्राम से हम जब कंपाइलर तक इस फील्ड्स को, इस पूरे स्ट्रक्चर को दो भागों में बांटते हैं, तो ये जो होता है ये है आपका यूजर पर्सपेक्टिव व्यू, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज नोन एज यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। क्यों यूजर पॉइंट ऑफ व्यू इसको कहा जाता है? बिकॉज जो भी हम सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, और कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसके अपना खुद का कंपाइलर होता है, यानी कि इंटरप्रेटर होता है। तो यूजर जो होता है वो डायरेक्टली, यूजर मीन्स व्हाट? डेवलपर ऑफ द प्रोग्राम, राइट। तो डेवलपर ऑफ द प्रोग्राम कैन बी डायरेक्टली इंटरैक्ट विद whom? विद दिस कंपाइलर। इसीलिए इसको हम लोग यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। और बाकी का जो तीन जो ये हैं, असेंबलर से जो शुरू होता है, दिस इज नोन एज योर हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज नोन एज योर हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू।
राइट। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग इसको कभी कभी बताते हैं, सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब देखिए, यहां आप लोग पूछेंगे कि सर कंपाइलर तक तो ठीक था, फिर हमें असेंबलर की जरूरत क्यों पड़ती है और लिंकर की जरूरत क्यों पड़ती है और लोडर की जरूरत क्यों पड़ती है। हालांकि असेंबलर, लिंकर और लोडर का सेपरेट मैंने वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाकर के इसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को इसके सिग्निफिकेंस को बताना बहुत जरूरी है। एक्चुअली होता क्या है, हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो ट्रांसलेटर का जो काम होता है वो होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। HLL क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें वो कन्वर्ट करता है? वो करता है मशीन लैंग्वेज में, राइट। ML इज फॉर मशीन लेवल, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लेवल लैंग्वेज को एक और चीज कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज LLL, राइट। तो ट्रांसलेटर का मेनली जो काम होता है वो क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज होता है, जो कि लो लेवल लैंग्वेज होता है। अब होता क्या है, असेंबलर, लिंकर और लोडर की जरूरत क्यों पड़ती है? एक्चुअली जितना स्मार्टली आपका कंपाइलर वर्क करता है, जितना एफिशिएंटली आपका कंपाइलर वर्क करता है, शायद असेंबलर, लिंकर और लोडर उतना अच्छी तरीके से वर्क नहीं करते। इसको कुछ इस तरीके से समझा जाए तो बात समझ में आएगी। सपोज आप एक, जो मेरे अभी जैसे मैंने प्रोग्राम लिखा था, कोई भी अगर प्रोग्राम अगर लिखा जाता है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोग्राम लिखा, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेकर बताने की कोशिश करता हूं। हैश इंक्लूड कुछ ले लिया, हैश इंक्लूड कुछ ले लिया, राइट। देन मेन ले लिया, राइट। मैं हालांकि कोई मैं एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग नहीं बता रहा हूं, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आपने ले लिया एक फंक्शन ले लिया, दूसरा F2 फंक्शन ले लिया, राइट। और लास्टली आपने इसको गेट ch करके और इसको आपने क्लोज कर दिया। अब आपने क्या सोचा? आपने सोचा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एज ए होल है। बिल्कुल सही है, कंपाइलर आपके किसी भी प्रोग्राम को एज ए होल वो स्कैनिंग करता है, वो उसमें से एरर निकाल करके आपको देता है। लेकिन इसके बाद जब वो ट्रांसलेट करके टारगेट असेंबली कोड या टारगेट असेंबली प्रोग्राम में जब वो चेंज करता है, अच्छा एक और सबसे बड़ी बात है कि टारगेट असेंबली कोड या टारगेट असेंबली प्रोग्राम में तभी वो देगा जबकि आपके पास इसमें से कोई एरर ना हो। प्रोग्राम में अगर एरर रहेगा तो कभी भी असेंबली प्रोग्राम या टारगेट असेंबली प्रोग्राम में या टारगेट असेंबली कोड में कभी भी वो कन्वर्ट नहीं होगा। टारगेट असेंबली कोड या टारगेट असेंबली प्रोग्राम अगर आपको मिल रहा है एज ए टारगेट, एज ए आउटपुट, तो ये आप मान करके चलें कि उसके अंदर कोई एरर नहीं है। अब देखिए असेंबलर का क्या काम होता है कि असेंबलर भी इस प्रोग्राम को, जो टारगेट असेंबली कोड जो दिया है, वो एज ए सोर्स प्रोग्राम लेता है और वो उसकी स्कैनिंग करता है या वो उसकी ट्रांसलेशन करता है। तो इसके ट्रांसलेशन के दौरान इसको इस पूरे प्रोग्राम को एक बार ट्रांसलेट करने में दिक्कत आती है। तो वो क्या करता है, वो इन सब चीजों को तोड़ तोड़ करके, ये सपोज ये समझा जा सकता है कि फर्स्ट हेडर फाइल को वो अलग से तोड़ करके वो उसकी स्कैनिंग करेगा या उसका ट्रांसलेशन करेगा। इसी तरीके से सेकंड वाला जो है हेडर फाइल, उसको अलग से वो ट्रांसलेट करेगा, फिर मेन को वो अलग से प्रोसेस करेगा, फंक्शन 1 को वो अलग से प्रोसेस करेगा, फंक्शन 2 को वो अलग से प्रोसेस करेगा, और गेट ch भी तो एक तो फंक्शन है ना, तो उसको भी ये अलग से मान लेते हैं ये प्रोसेस करेगा। तो कितने मॉड्यूल्स अलग अलग होंगे? दैट मीन्स जो असेंबलर जो होता है, कंपाइलर के थ्रू जो टारगेट असेंबली प्रोग्राम या टारगेट असेंबली कोड जो आता है एज ए होल, उसको तोड़ तोड़ करके उसका ट्रांसलेशन या उसकी प्रोसेसिंग करता है। और इसका जो आउटपुट जो आता है वो आपका एक ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है। और एक ही ऑब्जेक्ट कोड नहीं होता, वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट कोड्स होते हैं। क्लियर? तो होता क्या है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट कोड, कभी भी अगर किसी प्रोग्राम पर लिखेंगे तो प्रोग्राम लिखने के बाद अगर आप वीडियो एक्सप्लोर में जाकर के देखिएगा, तो सपोज अगर आपने लिखा है हेलो डॉट सीपीपी का एक अगर आपने प्रोग्राम बनाया तो उसी वीडियो एक्सप्लोर में आपको हेलो डॉट OBJ नाम का भी एक फाइल मिलेगा। तो OBJ
ये जो फाइल है वो बेसिकली वो क्या है, वो इस पूरे प्रोग्राम्स को अलग अलग मॉड्यूल में तोड़ा गया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर तोड़ा गया है अलग अलग मॉड्यूल में, तो सारे कंपोनेंट्स को जोड़ने की भी जरूरत है, क्योंकि आउटपुट एज ए होल हमें देना पड़ेगा, है ना। और ये अलग अलग तोड़ता क्यों है, ताकि ट्रांसलेशन इजी हो जाए। अब आगे तोड़ करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना दिया। अब नेक्स्ट फेज में क्या होता है कि लिंकर का काम होता है कि ये सारे के सारे जो अलग अलग जो मॉड्यूल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट फाइल्स में हैं, ऑब्जेक्ट कोड कोड्स में टूटे हुए हैं, उन सभी को रिकनेक्ट करता है। कौन करता है? लिंकर। इसलिए इसका काम है लिंकिंग का, राइट। और इस लिंकिंग में कुछ ना कुछ ये एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स को भी लेता है, जो ऑलरेडी आपके किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं। क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने खुद के लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं या अपनी लाइब्रेरी होती है। तो लिंकर को लिंकिंग करने के समय, इन ऑब्जेक्ट्स को लिंकिंग करने के समय एडिशनल लाइब्रेरी फंक्शंस या लाइब्रेरी फाइल्स, नॉट फंक्शंस, लाइब्रेरी फाइल्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसका काम लिंकर है। एंड फाइनली सारी चीज को लिंकिंग करने के बाद लोडर क्या करता है? लोडर उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को जो रिकलेक्ट हो गए हैं वो कहां लेकर के जाता है? आपको मेन मेमोरी के अंदर लेकर के जाता है। और थ्रू दैट व्हेन इट इज लोडेड इन मेन मेमोरी, देन आफ्टर डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज, राइट, देन ओनली द फाइनल टारगेट प्रोग्राम एज एन आउटपुट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। सो कहने का मतलब क्या था, आज का ये जो लेक्चर लेने का मतलब क्या था कि हम लोग कभी ऐसा ना समझें कि भाई अगर हमने लिखा कि सोर्स प्रोग्राम अगर ये है, सोर्स प्रोग्राम से हमने इसको कंपाइल किया, कंपाइलर, सपोज कंपाइलर ये है और ये आपका टारगेट प्रोग्राम हो गया, तो टारगेट प्रोग्राम मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपाइलर के बाद भी इतनी सारी चीजें होनी जरूरी होती है, तो ही आप जो टारगेट प्रोग्राम है, जो टारगेट है आपका, एज ए रिजल्ट आप आउटपुट स्क्रीन पे देखते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि अगर यहाँ पे अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की जगह पे अगर ये यहाँ पे से सपोज यहाँ पे मैंने कहा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, अगर ये यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो ये ठीक है कि सोर्स प्रोग्राम है और ये टारगेट प्रोग्राम है। लेकिन अगर ये यहीं पे अगर सिस्टम प्रोग्राम अगर कंपाइलर है, तो कंपाइलर की जगह पे आपका सोर्स प्रोग्राम क्या होगा? मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम होगा। और आपका टारगेट प्रोग्राम क्या होगा? टारगेट असेंबली प्रोग्राम होगा। तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सिर्फ कंपाइल करके आपके आउटपुट्स नहीं देता है। कंपाइलेशन के बाद आपका एग्जीक्यूशन होता है, यानी ये जो फेज था आपका कंपाइलर का है, कंपाइलेशन का है, और ये जो फेज है आपका एक और इसी को हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूशन ही कहते हैं, राइट। जो कि जो रियल एग्जीक्यूशन जो शुरू होता है, शुरू कहां से होता है? आपका असेंबलर से शुरू होता है। सो इतना ही था। Thank you so much for watching this video.